अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आज जुमा मुबारक भी है और आपकी सुबह का आगाज भी हो चुका होगा। हसनैन, आपको भी, देखने वालों को भी, सबको जुमा मुबारक हो। आज अपनी खुसूसी दुआओं में आपने हम दोनों को ज़रूर याद रखना है, हमारी टीम को याद रखना है लाजमी तौर पर। और आज भी हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर आज हम बात भी करेंगे आगे चलकर। लेकिन आगाज़ एज़ यूजुअल हमारा ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ होता है। सबसे पहली खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरूब यानी कि जो सैनिटेशन जो काम होता है, जिसमें सफाई सुथराई का काम होता है, या फिर जो वर्कर्स होते हैं, स्वीपर होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, उनकी असामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी कि क्रिश्चियन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने ये फैसला किया है। फैसले में कहा गया है कि खाकरूब की असामियों की इश्तिहार में सिर्फ मसीही की बजाय शहरी लिखा जाए। सीवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजती इंतजाम छोड़ देना संगीन गफलत होती है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि सीवरेज वर्कर्स को मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाएँ। फैसले में अदालत ने सीवरेज वर्कर्स की हलाकतों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया और मुल्क भर में जामे हिफाजती इक़दाम के लिए हिदायत भी जारी की। फैसले में मजीद ये भी कहा गया कि तमाम मुतल्लिका महकमे 2 माह में तफसीली अमल दरामद रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को भी जमा करा देंगे। बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत ही अच्छी खबर है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें देखने को मिली है कि अब आप जब भी किसी ऐसे वर्कर की जो कि सफाई सुथराई का काम करता है उसमें मसीह बरादरी का नाम लिखा जाता था, अब उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसके साथ आप शहरी लिखेंगे। और वैसे भी हमने देखा है कि जितना भी ये जेनेटोरियल स्टाफ होता है इसको पूरी दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जापान में तो इनको मैनेजरियल टाइप कोई एक लफ्ज़ है जिसके साथ इनको पुकारा जाता है और इनको बुलाया जाता है, इनकी इज़्ज़त और ताज़ीम की जाती है। तो हमारे यहाँ भी इस तरह करना चाहिए क्योंकि काम है, ये उनकी जॉब है और ये हमारी भी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए। हमारा गंद फैलाया हुआ, कचरा फेंका हुआ, वो सफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में अमल दरामद होना चाहिए। खबर नौज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और अच्छी खबर देते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम को पहली मरतबा फीफा सीरीज़ में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF के जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है एक्स, वहाँ पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान वुमेंस टीम को फ़ीफ़ा सीरीज़ में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। PFF के इस बयान में मज़ीद कहा गया कि फ़ीफ़ा सीरीज़ में शमूलियत पाकिस्तान में वुमेंस फ़ुटबॉल की बढ़ती हुई तरक्की का एतराफ़ है और एक नए दौर का आगाज़ भी है। इससे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह के मुकाबले खेलने को मिलेंगे। वाज़ेह रहे कि फ़ीफ़ा सीरीज़ 2026 मार्च और अप्रैल में खेली जाएगी और ये वुमेंस सीरीज़ का आगाज़ ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट और थाईलैंड में होगा और वुमेंस फीफा सीरीज़ के तमाम ग्रुप्स का ऐलान 2026 के अवाइल में मुतवक्के है। डेट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल टीम। बिल्कुल जी, और तमाम ग्रुप्स का ऐलान भी अब 2026 में हो जाएगा उसके अवाइल में। और देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या क्या पेशरफ्त होती है। जैसे जैसे जो भी खबर आएगी, वैसे ओवरऑल ये बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़ेंगे और आपको ये खबर देंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 2 गाड़ियों के फ़ज़ाई ई चलान करते हुए भारी जुर्माने आयद कर दिए। तफसीलात जो सामने आई उनके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने सदर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन ऑपरेशन के जरिए फ़ज़ाई ई चलान का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने बताया कि गलत पार्किंग करने पर 2 गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर दोनों गाड़ियों के फेसलेस टिकट जारी किए गए। दोनों कार मालिकान को 10-10 हज़ार के ई चलान जारी किए गए। और पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि ई चलान शाम के पैकअप टाइम पर, यानी कि जो काम आपको ये कहें कि छुट्टी का टाइम होता है, तब किए गए। ताहम 14 दिन के अंदर जुर्माना अदा करने पर 50% रियायत भी मिलेगी और 29 दिसंबर के बाद जुर्माना डबल हो जाएगा। चले जी, क्या बात है। हम पंजाब के चालान्स की बात करते थे, सिंध के चालान्स की बात करते थे, लेकिन अब सिंध एक बार फिर हमें बाजी लेता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे अब ड्रोन के ज़रिए चालान हो रहे हैं और अब एरियल चालान हो रहे हैं। कभी हम शायद हेलीकॉप्टर के ज़रिए अब चालान होते हुए देखेंगे क्योंकि एक नया हमें पैशन मिला है, एक नया काम मिला है जो कि हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं। पहले इसको इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट किया गया, फिर पंजाब में, सिंध में, अब KPK और बलूचिस्तान रह गया। वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि जल्द हम देखेंगे क्योंकि जिस हिसाब से चालान हो रहे हैं उस हिसाब से तो उनको भी लगेगा यार कि रोज़ाना का 3-4 करोड़ किसको बुरा लगता है, वो आए और हम फिर डेवलपमेंट स्कीम्स में या फिर और किसी अखराजात में गवर्नमेंट के गुजारें। सो डेट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम सिंध। लेकिन 14 दिन के अंदर आप अगर करा दें तो रियायत मिल जाएगी, वरना उसके बाद डबल देना पड़ेगा। ये तो वैसे ऑब्वियस है कि अगर आप बिल को उसकी मुकर्रर, कोई भी बिल है, टिकट है, उसकी मुकर्रर मुद्दत के अंदर जमा करवाएंगे तो वो आपको उतना ही जमा करवाएंगे।
करवाना पड़ेगा। अगर मुकर्ररा लेट मुद्दत करेंगे के तो आपको डबल, से थोड़ा सा लेट करेंगे तो आपको उसकी डबल एरियर उसके ऊपर लग जाता है। सो ये तो एक है जो कि जिनको चालान हुआ उनको इसका ख्याल रखना है। ख़वातीन हज़रात, एक और अच्छी खबर है सिंध से जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शर्जील मेमन ने ख़वातीन के लिए ईवी स्कूटर्स की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD-SMTA कमल निज़ाम भुट्टो और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में सूबे भर में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मनसूबों का तफसीली से जायज़ा लिया गया, उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। और शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिंक स्कूटर स्कीम के तहत बड़ी तादाद में ख़वातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराम की जाएगी और पिंक स्कूटर्स की सहूलत से ख़वातीन की आमदोरफ्त में आसानी और ख़ुद मुख्तारी को फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुँच चुकी हैं जो जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। इन रूट्स पर जल्द बसें चलाई जाएंगी। तमाम नए रूट्स रवां माह ही फ़ाल कर दिए जाएंगे ताकि इन अजला के शहरी भी जदीद सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये जो स्कूटीज़ हैं इनके हवाले से अब बहुत सारी खबरें आपको सुननी पड़ेंगी। और शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि शहर की मरकज़ी शाहराहों पर मज़ीद डबल डेकर बसेस उनको शामिल किया जाएगा ताकि ट्रैफिक के दबाव में कमी लाई जा सके। और सिंध हुकूमत जदीद माहौल दोस्त और पायदार ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। सीनियर वज़ीर का कहना है कि ईवी बसेस, ईवी स्कूटीज़, डबल डेकर्स बसें और ईवी टैक्सी सर्विस कराची और दीगर शहरों को एक नए दौर में दाखिल करेंगी। उन्होंने हिदायत की है कि तमाम मंसूबे बराह रास्त अवामी सहूलत से जुड़े हुए हैं और उनको मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ईवी बसेस हम देख लें, इस तरह की स्कूटीज़ देख लें, इनका पहला मरहला हुआ जिससे बहुत सी बच्चियों को मिली, अब दूसरा मरहला उसका स्टार्ट हो गया। फिर डबल डेकर बसेस के हवाले से हम जहाँ ई चलान्स की बात करते हैं ना, वहाँ इस तरह की भी चीज़ों को हमें जितना हम सराह सकें सराहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही बेहतरी है। अब इसमें आपको देखें ना कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है और कितने हम लोग, हमारी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं, कितने वायरल्स अब इस तरह से आम हो चुके हैं जो कभी हुआ ही नहीं करते थे, महीने में या साल में एक दफ़ा हुआ करते। तो ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमारी एयर जो है वो पोल्यूट है और इस वजह से इस तरह की बगैर जब आपका पेट्रोल नहीं लगेगा, धुआं नहीं उड़ेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो आपका माहौल दोस्त जो है ना, वो जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होंगे। तो ये ओवरऑल अच्छा इकदाम है। अब इसका दूसरा मरहला है, डबल डेकर बसेस के हवाले से भी बात की जा रही है, वो भी आ जाएंगी और हर आम शहरी भी उससे इस्तेफादा और मेरा ख्याल है कि वो जो चालान की हम अक्सर बात करते हैं ना कि हाँ। जब भी कोई भी गवर्नमेंट है चालान लेती है या कुछ ऐसा करती है तो उसको डेवलपमेंट की स्कीम्स में लगाना पड़ता है। और कराची में भी हमने देखा कि करोड़ों के चालान पहले ही हफ्ते उन्होंने कलेक्ट किए, लेकिन कराची की जो सड़कों के हालात हैं, कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं, उनके हवाले से हम अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बड़ा हुआ नजर आता है जहाँ पे कराची की हुकूमत या फिर सिंध हुकूमत तो कुछ करती हुई नजर नहीं आती, लेकिन जो वहाँ के फलाई तंजीमों वाले लोग हैं वो वहाँ पे ढक्कन लगाते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे या बहुत सारे और लोग हैं जो कि कराची में फलाई काम करते हुए नजर आते हैं। सो आपने, अगर कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पंजाब में, कराची में, बलूचिस्तान में, KP में, इवन इस्लामाबाद में कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आप आवाम को डंडे के जरिए सीधा करने की कोशिश करते हैं, उनसे 5,000, 10,000 या 20,000 के चालान वसूल करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जब आप पैसा वसूल करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है और उनको बताना है कि आपकी वजह से आप ठीक नहीं थे, आपको हमने जुर्माना किया, जुर्माना करने के बाद हमने ये रोड बनाई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और डेफिनेटली अगर इस तरह का काम होगा तो हर शख्स खुशी खुशी अपना जुर्माना भी पे करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी आपने ना वो ढक्कन के हवाले से बात की थी तो मुझे एक याद आ गई चीज़ कि कल ही मैं देख रही थी ये स्टोरी कि पंजाब में अब बाकायदे तौर पर इस तरह के कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं जो वो डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर मेन होल्स हैं और वहाँ पर ढक्कन लगाए जाएंगे। ये पंजाब में है। मुझे लगता है पंजाब में जितने भी कैमरास हैं वो मुझे लगता है इनको फ्री मिलते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी शाहराहों पे, इनके सिग्नल्स के ऊपर, फिर चालान के हवाले से अब कैमरास को काफ़ी ज़्यादा फोकियत दी जाती है। लेकिन आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो यही पंजाब या फिर फेडरल की बात की जाए तो यहाँ पे कैमरास की इतनी हौसला अफजाई नहीं की जा रही थी, इनकी हौसला शिकनी की जा रही थी। लेकिन अब इनको शायद समझ आ चुकी है, AI के आने के बाद, कैमरास के आने के बाद इनका काम आसान हो चुका है। वैसे भी हमारे सरकारी एहलकार इतना काम तो करते नहीं है, तो बैठे बैठे उनके सारे काम AI कर देगा, AI कर देगा। और बताने का मकसद, पंजाब को इसमें शामिल करने का मकसद ये था कि अगर ये चीज़ सिंध में भी हो जाए, कराची में भी हो जाए तो इससे बहुत से ढक्कन चोरी नहीं होंगे और चोर पकड़ा जाएगा। हाँ, चोर भी पकड़ा जाएगा, ढक्कन भी लग जाएंगे और कोई इस तरह के हादसात भी नहीं होंगे जो हमने रिसेंट देखे। आगे बढ़ते हैं जी और आपको बताते हैं कि अगर आप ये तस्वुर कर लें कि आप स्काई डाइविंग के लिए तैयारे से छलांग लगाएं
और नीचे जाने के बजाय आप वहीं लटक जाएं तो फिर कैसा आपको महसूस होगा? सोच कर भी हैरानी होती है ना कि ऐसा हो भी सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो नहीं हुआ। किसी के, मेरे साथ भी नहीं हुआ, शायद हमारे सुनने वालों के साथ ना हुआ हो, लेकिन ऐसा हो चुका है। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर ऑस्ट्रेलिया में एक स्काई डाइवर ने उसके साथ ऐसा ही हुआ। मकामी हुकाम की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक इस स्काई डाइवर ने छलांग लगाई तो उसका पैराशूट तैयारे के विंग में फंस गया और वो हज़ारों मीटर बुलंदी पर लटकने लगा। ये वाक़या सितंबर 2025 में एक स्टंट के दौरान कार्न्स के जनूब में पेश आया था, मगर इस बारे में तफसीलात और वीडियो अब सरकारी तहकीकात के बाद जारी की गई हैं, इसलिए ये स्टोरी अभी हम शेयर कर रहे हैं। इस परवाज़ से 4600 मीटर की बुलंदी पर पैराशूटर्स के 16वें फॉर्मेशन को तश्कील दिया जाना था और इस स्टंट को शूट किया जा रहा था, मगर ये मंसूबा उस वक्त ख़त्म हो गया जब डाइवर ने छलांग लगाई। जब उस डाइवर ने छलांग लगाई तो उसका रिजर्व पैराशूट तैयारे के विंग फ्लिप टकरा कर खुल गया और वो फ़ज़ा में लटकने लगा। कुछ देर तक वो डाइवर शॉक में रहा कि मैं यहाँ लटक रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं गिर जाऊँगा या कुछ भी। लेकिन उसने चाकू से रिजर्व पैराशूट की जो डोर्स थी उसको काटा, डोरी को काट कर खुद को आज़ाद कर लिया। उसके बाद प्राइमरी पैराशूट खोलकर वो बाहिफाजत ज़मीन पर उतर गया और इस वाक़े से तैयारे की जो विंग थे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा और पायलट को तैयारे को कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना भी हुआ, मगर वो हिफाजत से उसे उतरने में कामयाब रहा। और रिपोर्ट में डाइवर या दीगर अफराद के नाम, उनकी उम्र या जितनी भी तफसीलात थी वो नहीं बताई गई। बिल्कुल ऐसी है। स्काई डाइव के हवाले से आपको ये बताता चलूँ कि अब तो आपको थाईलैंड में भी इस तरह के स्काई डाइव नज़र आएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आएगी, लेकिन मैं बात करूँ आज से कुछ 7-8 साल पहले की, तो दुबई स्काई डाइव में हमें स्काई डाइव करने का मौका भी मिला। वहाँ पे स्काई डाइव हमारे बिल्कुल ऑफिस के करीब थे, तो हमने कहा यार ये भी किया जाए। थोड़ा सा महंगा शौक था, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप स्काई डाइव करना चाहते हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। आपको एक स्काई डाइवर लेके जाएगा और आप उसके साथ बिल्कुल हिफाजती बंद में बंधे होते हैं। सो ये उस स्काई डाइवर की महारत थी कि उसने एकदम चाकू भी निकाला, क्योंकि वो इक्विप्ड होते हैं, उनको पता होता है, उनकी जॉब होती है। वो आप जैसे बहुत सारे कस्टमर्स को या मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर्स को वो दिन में 10 दफ़ा इस तरह स्काई डाइव करवाते हैं। सो आपके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आप स्काई डाइव का तो परेशान ही हो जाए, करना क्या है? अगर आप स्काई डाइव का मजा लेना चाहते हैं तो यकीन मानिए जब आप फिजा से उतरते हैं, और स्पेशली अगर दुबई की बात करूं और पाम जुमेरा की बात करूं, तो सारी विंग्स आपके सामने होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको छोटी छोटी नजर आती हैं, तो ये बड़ा एक देखने के काबिल नज़ारा होता है। सो आपने जरूर देखना है। इस खबर से आपने डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन साथ एहतियात भी बरतनी है। एहतियात भी बरतनी है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर है, जो कि मैंने अब दुबई से एकदम यूरोप का रुख करता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ। जेल तोड़कर भागने वाला शख्स, जिसको ये भी कहा जा सकता है कि फरार का बादशाह या फिर द विज़र्ड्स ऑफ एस्केप्स, ये इटली में एक कैदी है जो कि 16 बरस में चौथी बार जेल से फरार होने में कामयाब हुए हैं। अच्छा। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये ओपरा मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन इन मिलान, वहाँ पे कैद थे 41 साल कैदी जिनका नाम टोमा टॉलेंट है, जिन्होंने हॉलीवुड के फिल्मी अंदाज में फरार इख्तियार की। कैदी ने कैदियों की एक वर्कशॉप से फाइल यानी कि एक आला खामोशी से चुराया, जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने कमरे की खिड़की में लगी धाती सलाखों को काटा। बाद अज़ा उन्होंने अपने बिस्तर की चादरों को गिरा बांधकर एक रस्सी बनाई और फरार हो गए। ये टोमा टॉलेंट की बात की जाए, जिनको 2048 तक रिहा होना था, इन्होंने कैद खाने का सहन बआसानी पार किया और बगैर किसी की नज़रों में आए बैरूनी दीवार पर चढ़ गए। अगरचे कुछ ज़राए का कहना यह है कि सिक्योरिटी कैमरे ने उसकी इस हरकत की निशानदेही ज़रूर कर ली थी, लेकिन अलार्म नहीं बच सका। ऐन मुमकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा गार्ड्स की तब्दीली के वक्त होने की वजह से हुआ हो, या फिर वाज़ेह रहे कि ये टोमा की फरार की चौथी कोशिश भी है, वो एक्सपीरियंस भी थे। अच्छा। इससे पहले वो कामयाबी से 2009 में जेल तोड़ चुके, उसके अलावा 2013 में जेल तोड़ चुके, और फिर आखिरी कोशिश उनकी 2023 में जेल तोड़ने की कामयाब हुई थी, और अब 2024 में वो जेल की सलाखों से एक बार फिर बाहर हैं। लेकिन इस दफ़ा ये होगा कि जब ये वापस जेल के अंदर आएंगे तो वो भी स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। हाँ, वो भी शेयर करेंगे, लेकिन देखें ना, जो एक दफ़ा भागा, दूसरी बार, तीसरी बार, तो वैसे कोई इकदाम नहीं किए गए ना। पता तो था कि कैदी भाग जाते, तो इसका टैलेंट है कि चौथी दफ़ा ये भाग गया। चौथी दफ़ा भाग गया। इतना तो पाब्लो एस्कोबार और एल चैपो नहीं भागे जितना ये भाग गया। लेकिन अब ये क्या करेंगे, मतलब कोई ख़ास इसके हवाले से इकदाम होंगे या फिर नहीं होंगे? अब 2025 है, 2024 में भी ये फरार हुए, 2023 में अभी फरार हो गए, 24 में, अभी तो 25 चल रहा है ना, 25 खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि अब जब नेक्स्ट भागने की ये कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, किस तरह के इकदाम होंगे, फिर जो भी कुछ इन्होंने किया वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि दुनिया भर में शादी का तस्वुर तेज़ी से बदल रहा है। लोग पहले की तरह ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा समझकर शादी नहीं कर रहे। पहले जो रिश्ता ज़िंदगी का एक अहम संगे मील समझा जाता था, साबित किया जाता था, अब बहुत से अफराद के लिए वो तरजीह ही नहीं रहा। ताज़ा रुझानात ये बताते हैं कि अमेरिका में शादी की शरह पहले से कई ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बालिग अफराद ज़िंदगी भर सिंगल रहने का फैसला कर रहे हैं। सिर्फ आर्जी तौर पर नहीं, हालिया दादोशुमार के मुताबिक हर 4 में से 1 अमरीकी बालिग शख्स का ये कहना है कि वो कभी शादी करने का इरादा नहीं रखता। ये रुझान तमाम उम्र के ग्रुप्स में देखा जा रहा है और शादी की शरह अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अगर 2024 की बात की जाए तो डाटा के मुताबिक इसमें दहाइयों के मुकाबले में सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। बहुत से लोग माली आज़ादी हो गया या फिर तलाक का खौफ हो गया या फिर वो ज़ाती आज़ादी की एक ख्वाहिश भी होती है, इस तरह के अवामिल की वजह से भी शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब शादी का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये आपने पाकिस्तान के इश्यूज बताया, ओवरऑल पूरी दुनिया के? ये तो मैंने अभी अमेरिका के वैसे बताए, लेकिन अदादोशुमार तो ये है कि वो यही बता अमेरिका रहे के हैं। अदादुशुमार है। लेकिन जिस तरह इन्होंने आखिरी 2 लाइनें पढ़ी ना, तो मैंने कहा शायद ये पाकिस्तान की भी बात कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब शादी को एक महंगा शौक आप समझ लें तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने अगर वो किसी ज़माने में हम 10 तोले सोना दिया करते थे, वो हमने खुद महंगा कर दिया ना इसको। उसमें मतलब अब अगर आप 10 तोले सोना देंगे तो वो तकरीबन कई लाख रुपए तो वो आपके सोने में लग जाएंगे। फिर वलीमे हमारे बड़े एक लेविश किस्म के वलीमे होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो एक शादी के लिए आपको कम से कम इस दौर में 30 से 50 लाख, बड़ी सादा सी शादी के लिए 30 से 50 लाख के दरमियान चाहिए होते हैं। अगर आप कुछ अच्छी या डिसेंट शादी करना चाहते हैं तो 50 से 75 या 1 करोड़ तक भी मामला चले जाते हैं। सो इस तरफ हमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा सादगी वाली साइड पे जाना चाहिए। अगर सादगी वाली साइड पे जाएंगे तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत में और बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। बस